गांव और शहर की बहू की दिवाली। गोमती के दो बेटे थे, सागर और शेखर। जहां शेखर पढ़ने के लिए शहर गया था, वहीं सागर गांव में खेती बाड़ी करता था। उसकी शादी 2 बरस पहले रमीला से हुई थी। रमीला पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर वह घरेलू कामों में बेहद निपुण थी। ओ रमीला बहू, बनिए ने ये बही खाता भेजा है, जरा ये सारा हिसाब किताब पढ़कर बता दे। माँ जी, आप तो बेहतर जानती हैं कि मैंने शिक्षा का एक शब्द भी नहीं पढ़ा। बेड़ा गर्क हो तेरा, मेरी ही किस्मत फूटी थी जो मैंने एक अनपढ़ को अपने बेटे के पल्ले बांध दिया। अरे तुझसे बेहतर तो बित्ते भर के बच्चे जो क्षण भर के भीतर हिसाब किताब जोड़ लेते हैं। सास के मुंह से तानेबाजी सुनकर बेबस बहू बिलख पड़ती है। तभी अचानक दरवाजे पर गोमती का छोटा बेटा शेखर अपनी शहरी पत्नी अनन्या के साथ भीतर आता है। शेखर मेरे लाल, आ गया तू? शहर जाकर ऐसा भी क्या कहाँ कागज कलम चलाने लगा था जो अपनी बूढ़ी माँ को ही बिसार दिया। तकरीबन 3 बरस बाद तेरी सूरत देख रही हूँ। उसी बीच गोमती की नजर शेखर की शहरी पत्नी अनन्या पर पड़ती। शेखर बेटा, ये गोरी मेम कौन है? माँ, ये अनन्या है, मेरी बीवी और आपकी बहू। हेलो सासू मॉम। अरे वाह शेखर, बहू तो लाजवाब है, सर से पाँव तक दूध जैसी उजली, सुंदर और पढ़ी लिखी है। गोमती रमीला के सामने जानबूझकर अपनी शहरी बहू का खूब बखान करती है। गुजरते समय के साथ रमीला के लिए यह रोज की बात हो गई थी। पहले तो उसे सिर्फ सास के कटु शब्द ही सुनने पड़ते थे, मगर अब शहरी देवरानी भी उसे खरी खोटी सुनाती रहती थी। रमीला, अरे ओ रमीला बहू। जी माँ जी, कहिए। दीपावली आने में सिर्फ सप्ताह भर शेष रह गया। घर बार की सफाई आज से ही शुरू कर दे। घर का कोना कोना अच्छे से चमकना चाहिए। माँ जी, इतने कम वक्त में मैं अकेले साफ सफाई कैसे कर पाऊंगी? ईश्वर की दया से अब के बरस इस घर में 2 बहुएं हैं। बेहतर होता कि आप हम दोनों बहुओं के बीच कामकाज का बंटवारा कर देती। ये सुनकर शहरी बहू अनन्या रमीला पर बिगड़ते हुए बोलती है। अरे ओ गांव की गवार, होशो हवास में तो हो। मैं शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ। एक तिनका हिलाना तो दूर, एक गिलास पानी भी मैं अपने हाथों से लेकर नहीं पीती थी। गनीमत समझो कि मैं यहाँ पर कॉपरेट कर रही हूँ। अरे अब सर पर खड़ी क्या है, जाकर काम में जुट जा। जहाँ गांव के सभी घरों में चाची काकी से लेकर ननद भाभी साझेदारी से साफ सफाई कर रही थी, वहीं बेचारी रमीला को अकेले ही दिवाली की सफाई को अंजाम देना पड़ रहा था। सवेरे से सफाई में संलग्न बहू देर रात तक दीपावली के लिए हर एक साज सामान की सफाई करती है। शुक्र है माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि से 2 दिन में ही दिवाली की सफाई हो गई। अब जाकर जी में जी पड़ा है। दिवाली से 2 दिन पहले रमीला द्वार पर बैठी रंगोली बनाती है। तभी सरपंच वहाँ से गुजरते हुए बहू के बनाए रंगोली की सराहना करते हैं। अरे वाह रमीला, बहू क्या आकर्षक रंगोली बनाई है। सचमुच इस गांव भर में तुमसे बेहतर रंगोली कोई नहीं बना सकता। शुक्रिया सरपंच काका। जैसे ही सरपंच 2 डग आगे बढ़ते हैं, सास और उसकी शहरी बहू दोनों उस पर बरस पड़ते हैं। देख लो माँ जी, काम चोरी करना तो कोई जेठानी जी से सीखे। जानबूझकर ये रंगोली बनाने बैठ गई। अनन्या, शायद तुम्हारे शहर में रंगोली की रीत रिवायत नहीं है, मगर घर के द्वार पर रंगोली बनाने से माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि देती है। बहू रानी, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किया, सब समझती हूँ। चूल्हा चौका से बचने के लिए फूहर पने में इस रंगोली की लीपा पोती पर पैसे फूंक रही है। सास और शहरी बहू मिलकर रमीला की रंगोली को खराब करके भीतर चले जाते हैं। दूर खड़े सरपंच जी को सोंझे तौर से सब कुछ दिख जाता है। उस रोज वह देर रात जागते हुए कहते हैं, इन शहरी सास बहू को सबक तो सिखाना पड़ेगा। काफी देर सोच विचार करके सरपंच कहते हैं, मिल गई तरकीब। अब रमीला को उसकी बनाई रंगोली ही इस दीपावली पर उसकी दुर्दशा को बदलाव देगी। देखते ही देखते दीपावली का दिन आ जाता है। जहाँ एक और शहरी बहू मजे से अपने पलंग पर पसरी हुई थी, वहीं गांव की बहू रमीला भोर को जाग कर घर बहार कर द्वार धोती है। जिसके कुछ घंटे बीतने के बाद झुमकी उनके द्वार पर दस्तक देती है। अरे गोमती बहिनी, कहाँ हो? तनिक बाहर तो आओ। अरे झुमरी, तू बड़े दिनों बाद भूले भटके आई है। चल बैठ जा, चाय पानी पी कर जाना। अरे इतना बखत नहीं, अब ही झुमरी के झूम झूम कर गाँव भर में डिंडोरा पीटेक बा। अरे कैसा ढिंडोरा? आज दीपावली की रात में गांव में रंगोली की हमजोली नाम से खास प्रतियोगिता होने वाली है, जिसने गांव की सबन बहुरिया को अपन नाम लिखाए के हैं। जीते वाले विजेता बहुरिया को दीपावली पर 10,000 का इनाम मिली। सांझ के समय से मैदान में जुट जाना, चलत हैं।
घटते सूरज की लालिमा के साथ दिवाली का अंधियारा छा जाता है। सभी सास बहू का जोड़ा रंगोली बनाने के सामान के साथ मैदान में आ जाता है, जहां सरपंच कहते हैं, तुम सभी बहुओं को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जो बहू दिवाली की रंगोली दी गई समय अवधि पर बना लेगी वो विजेता कहलाएगी। जा अनन्या बहू और अपनी जीत का बिगुल बजा दे। इस रंगोली की सिकंदर तो मेरी शहरी बहू ही होगी। इसके बाद अनन्या रमीला को कहती है, तुम गांव की गवार बहुएं चाहे जितने भी पापड़ बेल लो, ये रंगोली की जीत तो अनन्या के नाम ही होगी। अनन्या, तुम इतने यकीन से कैसे कह रही हो कि जीत तुम्हारी होगी? क्योंकि शहर में ऐसे सैकड़ों रंगोली की पेंटिंग बनाकर बतौर जीत हासिल की है मैंने। सभी बहुएं फेटा बांधकर रंगोली बनाना शुरू करती हैं। हर सेकंड के साथ सभी बहुओं के हाथ तेजी से चलने लगते हैं। कुछ देर बाद, पिछले 1.5 घंटे से ये रंगोली बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बावजूद इसके ये रंगोली मुझसे बन नहीं रहा है। थक हार कर शहरी बहू से बेमन से रंगोली बना देती है। सभी बहुओं की रंगों की रंगोली पूरी हो जाती है, मगर रमीला की आकर्षक रंगोली के सामने सभी बहुओं की रंगोली फीकी पड़ जाती है। अरे सरपंच जी, जल्दी से बयां कर दीजिए कि जीत तो मेरी शहरी बहू की ही हुई है। गोमती, किस बलबूते पर तुझे लगता है कि तेरी बहू रंगोली की विजेता है? अरे तेरी बहू की बनाई रंगोली देखकर ऐसा जान पड़ रहा है तेरी शहरी बहू ने श्रीलंका का नक्शा बना दिया है। रमीला की रंगोली सही मायने में जीत की हकदार है। इस रंगोली में रमीला की मेहनत है। सभी ने केवल रंगों से रंगोली बनाई है, मगर रमीला की रंगोली में माँ लक्ष्मी की मनभावन कमल के फूल रंग और दीपावली के दियों से पूरे गांव को जगमग कर रहा है। इस दिवाली की रंगीली प्रतियोगिता की विजेता रमीला है। गोमती, हर इंसान अपने आप में पूरा नहीं होता। अगर तुम्हारी शहरी बहू के हाथों में कलम की कला मौजूद है तो तुम्हारी गांव की बहू रमीला में रंगोली की कला मौजूद है। इसके साथ वो एक बेहतर बहू और गृहिणी है। अपने बहू की कला की कदर करना सीखो। सरपंच की फटकार सुनकर शहरी बहू और सास बेहद शर्मसार होती हैं। बहू, अपनी सास को माफ कर दे। मैंने तुझे कभी बहू नहीं माना, बल्कि हर दिन तुझे मेरे बुरे ताने बाने सुनने पड़े। जेठानी जी, अपनी इस देवरानी को भी छोटी बहन समझकर माफ कर दो। शहर में रहने के कारण मैं इस गलतफहमी में जी रही थी कि शिक्षा ही जीवन का सार है, मगर आज दीपावली के सुनहरे मौके पर इस रंगोली प्रतियोगिता में हार हासिल करके मुझे ये समझ आ गया कि शिक्षा के साथ संस्कृति भी जरूरी है। ये सुनकर बहू की आंखों से खुशी की बदरा बरस पड़ती है और वह बोलती है, माँ जी, अनन्या, जो हुआ उसे बिसार दीजिए। आज दीपावली के दिन हम सास बहू एक नई शुरुआत करते हैं। गोमती अपनी गांव और शहरी बहुओं के साथ मिल बांट कर उमंग उत्साह से दीपों का त्योहार दीपावली मनाती है। साथियों, कोई भी इंसान अपने आप में पूरी तरह परिपूर्ण नहीं। हम सभी में एक खामी के साथ एक कला मौजूद है। बस जरूरत है तो उस कला की कद्र करने की। प्रीतम दिव्या से शादी करके जब घर आता है तो उसकी माँ सरस्वती ये देखकर गुस्सा करते हुए कहती है, प्रीतम, ये क्या देख रही हूँ मैं? मेरी इजाजत के बगैर तूने एक लड़की से शादी कर ली। क्यों? क्या मैं तेरे लिए अब कुछ भी नहीं हूँ? माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं दिव्या से बहुत प्यार करता हूँ। उसकी शादी हो रही थी, इसलिए जल्दबाजी में मैंने मंदिर में शादी कर ली। अब से ये आपकी बहू है। प्रणाम माँ जी। दूर हटो मुझसे। मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं मानती हूँ। प्रीतम, ये क्या है? मैं इस लड़की के जात, फैमिली बैकग्राउंड कुछ नहीं जानती। कैसे इसे अपनी बहू मान लूं? माँ, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। मैं दिव्या से शादी कर चुका हूँ। आपको इसे अपनाना ही होगा। मैं इसे किसी भी सूरत में अपनी बहू हरगिज नहीं मानती। तूने मेरे बेटे से शादी करके मुझसे पंगा लिया है। अब देख तेरे साथ मैं क्या क्या करती हूँ। माँ जी, एक मौका तो दीजिए। गुस्से में सरस्वती अपने कमरे में चली जाती है। आगे क्या होगा? क्या सरस्वती दिव्या को कभी अपना पाएगी, या सरस्वती ऐसा कहकर उसका जीना मुश्किल कर देगी? और क्या इन सब के बाद दिव्या अपने सास का दिल जीत पाएगी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं। सरस्वती अब तक दिव्या से कुछ नहीं बोलती है। तभी वो खाना लेकर आती है। माँ जी, एक बार मुझे मौका तो दीजिए। मैं आपके लायक बहू बनकर दिखाऊंगी। 2 दिन हो गए, आपने मुझसे कुछ भी बात नहीं की। प्लीज खाना खा लीजिए। खाने का टाइम हो गया है। प्लीज माँ जी, खा लीजिए। ठीक है, रख दे खाना, अब मैं खा लूंगी। दिव्या खाना रख देती है और सरस्वती खाना खाने लगती है और अपने मन में कहती है, खाना तो इसने अच्छा बनाया है, पर मैं इसे जीतने नहीं दूंगी। अभी बताती हूँ। अरे ये क्या है? कैसा खाना बनाया तूने? नमक भी नहीं है बिल्कुल भी। माफ कर दीजिए माँ जी, मैं आपके लिए नमक ले आती हूँ। रहने दे, मुझे तेरे हाथ से खाना ही नहीं खाना।
और मैं नमक को खाने में ऊपर से डालकर खाने वालों में से नहीं हूँ। तू मेरी परफेक्ट बहू कभी नहीं बन सकती। माँ जी सुनिए तो। माँ जी, मैं माँ जी का दिल जीत के ही रहूंगी और अच्छा खाना बनाऊंगी। सरस्वती की चालाकी की वजह से दिव्या को ऐसा लगता है कि उसने खाना ठीक से नहीं बनाया। कुछ देर बाद सरस्वती भारी सी गेहूं की बोरी घसीटकर उसके सामने लाकर कहती है, बहू आटा खत्म होने वाला है, तो तू ये जितने भी गेहूं हैं इसे आज ही बीन कर धोकर धूप में सुखा दे, कल पिसवाना है। पर माँ जी ये तो बहुत सारा है, मैं इसे आज ही कैसे बीन पाऊंगी, और मुझे कपड़े भी धोने थे। घर के काम के साथ ये आज नहीं हो पाएगा। बस बहाने बनवा लो, जरा सा काम क्या दे दो। मैं नहीं जानती, मुझे तो ये सारा काम आज करके देगी, चाहे जैसे भी, पर समझ ले ये तेरी परीक्षा है। ठीक है माँ जी, मैं कर लूंगी, अगर ये मेरी परीक्षा है तो। कर ले जितना चाहे मर्जी, तू परीक्षा दे ले, पर इस परीक्षा में तू सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैंने अपनी चालाकी से तुझे इतने सारे गेहूं में कंकड़ पत्थर डालकर दिए हैं कि तू उसे आज साफ कर ही नहीं पाएगी, और बदले में पूरे घर का काम भी करेगी। अब आएगा मजा। शादी के कुछ दिनों बाद ही सरस्वती उसे अपनी चालाकियों के कारण टॉर्चर करने लगती है। बेचारी दिव्या छत पर बैठकर धूप में सारे गेहूं बीनने लगती है। बारीकी से छानकर उन्हें साफ करती है। बाप रे बाप, धूप से सारा बदन जल रहा है, पर मैं यहाँ से 1 मिनट के लिए भी हिल नहीं सकती। मुझे ये गेहूं शाम तक हर हालत में साफ करने हैं, और रसोई में बर्तन पड़े हैं, कपड़े भी धोने हैं, खाना भी बनाना है। गेहूं को साफ करते करते दिव्या की हालत बुरी हो जाती है। फिर उसे पानी में साफ करके छत पर सुखा देती है। शाम के 6 बज जाते हैं। फिर वो जल्दी जल्दी बर्तन को धोकर कपड़े धोती है और शाम का दिया जलाती है। अरे बहू, तूने गेहूं साफ किए या नहीं किए, और शाम का दीपक कौन जलाएगा? माँ जी, ये लीजिए प्रसाद, मैंने पूजा कर ली और गेहूं भी साफ कर दिया और घर का बाकी काम भी कर दिया। अरे बाप रे बाप, 2 दिन साफ होने वाले गेहूं इसने आज कैसे साफ कर दिए, और घर का काम भी कर लिया, बिना कहे पूजा भी कर ली। लगता है इससे भी ज्यादा मुझे कोई मुश्किल काम देना होगा। माँ जी, आप क्या सोच रही हैं? लीजिए प्रसाद। हाँ दो। अच्छा, तुमने सारा काम कर लिया? खाना बनाकर बहू बेटे सो जाते हैं, पर सरस्वती अपने कमरे में जागते हुए चक्कर लगा रही थी। अरे क्या करूं जिससे उस दिव्या को सबक सिखा सकूं? आइडिया, अपने बेटे का इस्तेमाल करके उसे सबक सिखाऊंगी और अपने बेटे के आगे गलत साबित करूंगी। ये सोचने के बाद वो गहरी नींद में सो जाती है। अगली शाम वो अपनी बहू के सामने खांसते छींकते हुए आकर कहती है, बहू, आज अरे बाप रे बाप, मेरी तो नाक गला बंद हो गई खांसी जुकाम के चलते। तो माँ जी, आप काढ़ा पी लीजिए ना, उसे पीकर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नहीं नहीं बहू, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, उसे पीकर और छींक आती है मुझे, फिर सर दर्द बढ़ जाता है। मैं ऐसे ही ठीक हूँ बहू, जा तू चाय बनाकर दे दे। ठीक है माँ जी। ये कहकर दिव्या उसे चाय बनाकर दे देती है। कुछ देर बाद प्रीतम ऑफिस से आ जाता है। उसके आते ही सरस्वती छींकने खांसने की और एक्टिंग करने लगती है। क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब लग रही है, दिव्या से काढ़ा बनवा लेते। आज बेटा, बोला था मैंने उसे, लेकिन उसे कहाँ फर्क पड़ता है कि उसकी सास को क्या हो रहा है। एक चाय बनाकर दे दिया मुझे। ऐसे कैसे फर्क नहीं पड़ रहा, अभी बुलाता हूँ मैं। दिव्या, दिव्या, दिव्या जल्दी इधर आओ। अरे आप चिल्ला क्यों रही हैं? क्या हुआ? तुमने माँ को काढ़ा बनाकर क्यों नहीं दिया? देखना उनकी तबीयत कितनी खराब है, सिर्फ चाय पीकर वो कैसे ठीक होंगी? प्रीतम जी, मैंने माँ जी को बोला था, पर उन्होंने मना कर दिया था। बेटा, ये झूठ बोल रही है, मैंने इससे बोला था पर इसने ही मना कर दिया। जब से मैं कितना परेशान हूँ, तू तो जानता है काढ़ा पीकर कितनी जल्दी ठीक हो जाती हूँ। यही फर्क है लव मैरिज की शादी में, बहू सास को पूछती नहीं है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दिव्या, चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। प्रीतम जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने माँ जी से पूछा था, उन्होंने मना किया मुझे। ये कहकर वो रोते हुए कमरे में चली जाती है। सबके जाने के बाद अंगूर खाते हुए सरस्वती कहती है, अरे वाह, मेरा आइडिया काम कर गया और दोनों के बीच फूट भी पड़ गई। बड़ा सुकून मिला उसकी आंखों में आंसू देखकर। 3 दिन बीत जाते हैं। प्रीतम और दिव्या के बीच कुछ ठीक नहीं होता। वहीं सरस्वती परेशान करने के लिए उसे बहुत सारी सूखी लाल मिर्च लाकर कहती है, बहू जरा इसे पीस दे, ये ले मसाले में कूट दियो अच्छे से। मसाले में क्यों माँ जी, मिक्सी ग्राइंडर में पीस देती हूँ, जल्दी हो जाएगा। जितना बोल रही हूँ उतना कर,
सरस्वती की बात सुनकर वो धान में लाल मिर्च कूटने लगती है, जिससे उसे बहुत खांसी और छींक आती है। हाचू, मिर्ची कूटने की बस मेरी नाक में आ रही है। मिर्च सारी कूटकर वो हाथ धोने जाती है। इतने में सरस्वती कहती है, अरे बहू जल्दी आ, मेरे पास मेरा सर फट रहा है, जल्दी मालिश कर दे। माँ जी 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। बोला ना तू कहीं नहीं जाएगी, मेरा सर दर्द हो रहा है, सर दबा। जी माँ जी, मिर्ची के हाथों से ही मुझे अब सर दबाना पड़ेगा। ये कहते ही वो सरस्वती का सिर दबाने लगती है। कुछ देर बाद ही सरस्वती के माथे पर जलन होने लगती है और वो चिल्लाती है, मार डाला, अरे मोरी मैया, मेरे तो बहुत जलन मच रही है कृष्ण कन्हैया। अरे बहू तू मुझे मारना चाहती है ना, मिर्च के हाथों से तूने मेरे सिर की जानबूझकर मालिश की। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हाथ धोने जा रही थी पर आपने जाने नहीं दिया मुझे। आप रुकिए, मैं बर्फ लाती हूँ। तभी दिव्या हाथ धोकर बर्फ लाकर अपनी माँ जी के जलन वाली जगह पर लगाती है। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, आपकी जलन कम हो जाएगी। बहू मुझे माफ कर दे, तू जब से घर में आई है तब से मैंने तेरे साथ बुरा किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम दोनों के बीच फूट डलवा दी। मैं जानती हूँ माँ जी, आप मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए शायद आपने ऐसा किया। हाँ बहू, पर सच कहूँ तो बिल्कुल सर्वगुण संपन्न है, मैंने तुझे अपना लिया। सच्ची माँ जी? तभी प्रीतम उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। अरे बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने कुछ मत कहो माँ, मैंने सब सुन लिया। आपको अपनी गलती का पछतावा है और आपने दिव्या को अपना लिया, मेरे लिए यही बहुत है। अंत भला तो सब भला। इस तरह सास बहू मिलकर खुशी खुशी रहने लगती हैं। चांद पर भूतिया हैंडपंप। चांद पर भूतिया दुनिया होती है जहाँ सभी भूत और चुड़ैल इंसानों की दुनिया की तरह रह रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा चांडाल होता है जिसकी सभी भूत और चुड़ैल पूजा करते थे। उस चांडाल के पास एक भूतिया हैंडपंप था जिसमें से वह पानी निकाल कर अपने भूत और चुड़ैल को देते हुए कहता है, ये लो, ये भूतिया हैंडपंप का पानी है, इसे ले जाकर इंसानों की दुनिया में जाओ और उन्हें इस पानी को पिलाओ। लेकिन चांडाल, इस पानी से क्या होगा? और हम तो भूत और चुड़ैल हैं, इंसान हमारे हाथों से पानी कैसे पिएंगे? जैसे ही तुम लोग धरती पर पहुंचोगे, तुम्हारा रूप अपने आप इंसानों की तरह बदल जाएगा और तुम लोग इंसानों की तरह दिखने लगोगे, जिसके बाद तुम धोखे से इंसानों को हमारे भूतिया हैंडपंप का पानी पिलाना। जैसे ही इंसान इस पानी को पिएंगे, वो तुम्हारे वश में हो जाएंगे, जिसके बाद तुम उन्हें हमारी चांद की भूतिया दुनिया में ला सकते हो। चांडाल की ये बात सुनकर वहाँ खड़े सभी भूत और चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, चांडाल की जय हो, चांडाल की जय हो, चांडाल तुम अमर रहो, चांडाल की जय हो, चांडाल की जय हो, चांडाल की जय हो, चांडाल तुम अमर रहो, चांडाल की जय हो। चांडाल के जयकारे लगाने के बाद सभी भूत और चुड़ैल भूतिया हैंडपंप से पानी लेकर धरती पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वह सभी इंसानों की तरह दिखने लगते हैं और रात के अंधेरे में चांद के भूतिया हैंडपंप के पानी को इंसानों के घर के पानी में मिक्स कर देते हैं, जिसके बाद रात को जो भी उस पानी को पीता वह उनके वश में हो जाता। जिसके बाद भूत और चुड़ैल कई इंसानों को अपना बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। आखिरकार हमारे भूतिया हैंडपंप के पानी को पीकर ये हमारे वश में हो ही गए, लेकिन चांडाल इतने सारे इंसानों का क्या करेगा? हाँ, तुझे नहीं पता, पहले हम लोग भी इंसान थे, चांडाल ने हमें भूतिया हैंडपंप का पानी पिलाया, जिसके बाद हम लोग उसके वश में हो गए। अब जो हम करते हैं चांडाल के लिए, अब यह इंसान भी वही करेंगे। देखते ही देखते वह सभी भूत और चुड़ैल इंसानों को चांद पर ले जाते हैं, जिसके बाद चांडाल उनके ऊपर जादू करके उन्हें अपने वश में कर लेता है। सही किया, बिल्कुल इसी तरह तुम्हें एक एक करके सभी इंसानों को वश में करना है और उन्हें चांद पर लाना है। मुझे चांद पर अपना बहुत बड़ा भूतिया किला बनाना है, जिसके लिए मुझे बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। जाओ और मेरे गुलामों, अब मेरे लिए किला बनाना शुरू करो। चांडाल का हुक्म मानकर सभी इंसान उसके लिए किला बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वह सभी चांडाल के वश में हो जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे चांडाल रोज भूतिया हैंडपंप से पानी निकालता और अपने भूतिया लोगों को धरती पर भेजकर धरती से इंसानों को चांद पर बुला लेता, जिसके बाद वह इंसानों को अपना गुलाम बनाकर उनसे किला बनवाने लगता। देखते ही देखते चांडाल का आधा किला बन जाता है और वह बहुत खुश होता है। आखिरकार मेरा आधा किला तो बन ही गया। इस खुशी में सभी भूत और चुड़ैलों को मेरी तरफ से एक जश्न पार्टी दी जाएगी।
एक रात चांडाल चांद पर भूत और चुड़ैलों के साथ मिलकर पार्टी रखता है और उनके साथ बहुत एंजॉय करता है। अगले दिन से चांडाल फिर से भूत और चुड़ैलों को इंसान को लेने के लिए भेज देता है। रात का समय होता है, जैसे ही भूत और चुड़ैल धरती पर उतरते हैं वह इंसानों के रूप में बदल जाते हैं, जिसके बाद भूत और चुड़ैल एक एक करके लोगों के घरों में जाकर भूतिया हैंडपंप का पानी उनके घर के पानी में मिलाने लगते हैं। लेकिन तभी रात के समय एक जोगन नाम का आदमी उन लोगों को देख लेता है। अरे बाप रे बाप, देखो तो सही, इन लोगों को दिन दहाड़े हमारे गांव में चोरी करने आए हैं। अरे कहीं ये लोग वही तो नहीं जो हमारे गांव के लोगों को गायब करते जा रहे हैं। इन्हें तो मैं अभी बताता हूँ। जोगन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसके बाद गांव के सभी लोग नींद से जाग जाते हैं और उन भूत और चुड़ैलों को पकड़ लेते हैं। अरे छोड़ो हमें, छोड़ो, क्यों पकड़ा है तुमने हमें? अरे छोड़ दे, नहीं तो तुझे कच्चा ही खा जाऊंगी। अरे देखो भाई लोगों, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। इस औरत ने तो हद ही पार कर दी। एक तो चोरी करते हुए पकड़ी गई है और ऊपर से हमें ही कच्चा खाने की बात कर रही है। अरे तू कोई चुड़ैल है क्या? चुड़ैल ही तो हूँ मैं। इतना कहकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है, जिसके बाद भूत भी अपने असली रूप में आ जाते हैं। गांव के सभी लोग उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। अरे बाप रे बाप, ये भूत और चुड़ैल हमारे गांव में क्या कर रहे हैं? लगता है हमारे गांव को कोई बुरी नजर लग गई है, तभी वह भूत और चुड़ैल हमारे गांव में आए हैं। अरे गजब हुई गवाह, एक काम करो, हमारे गांव के तांत्रिक बाबा को बुलाकर लेकर आओ जल्दी से। अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। गांव के सभी लोग तुरंत अपनी अपनी मशालें जला लेते हैं और भूत और चुड़ैलों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अरे इन भूत और चुड़ैलों को आज हम कहीं नहीं जाने देंगे। अरे अब समझ आ गया कि हमारे गांव के लोग गायब क्यों हो रहे थे। मुझे तो लगता है ये भूत और चुड़ैल हमारे गांव के लोगों को गायब कर रहे हैं, लेकिन ये लोग हमारे गांव के लोगों को लेकर कहाँ जा रहे हैं? तभी उनमें से एक भूत कहता है, बढ़िया, तूने बात को तो सही पकड़ा है। हम लोग यहाँ से इंसानों की चोरी करते हैं और उन्हें अपने भूतिया हैंडपंप से पानी पिलाकर अपने वश में करते हैं, जिसके बाद हम उन्हें चांद पर ले जाते हैं। चांडाल तुम लोगों से अपना किला बनवा रहे हैं। जैसे ही किला पूरा हो जाएगा, चांडाल तुम सभी इंसानों को मार देगा। अरे देखो तो जरा, कितने फुदक रहे हैं ये भूत और चुड़ैल। हमारे तांत्रिक बाबा आते ही हैं, उनका कल्याण कर देंगे। तभी वहाँ तांत्रिक बाबा मंत्रों का उपचार करते हुए पहुँच जाते हैं। ओम भट भट स्वाहा, ओम भट भट स्वाहा, ओम भट भट स्वाहा। ये फुद्दू सा हमारा क्या बिगाड़ पाएगा? ये हमारा कुछ करेगा उससे पहले हम अपने चांडाल को यहाँ बुला लेंगे। सभी भूत और चुड़ैल अपने हाथों को पकड़ लेते हैं और उसके बाद एक साथ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद चांडाल वहाँ प्रकट होता है। तो तुम्हें हमारे राज का पता चल गया। अब देखना मैं तुम सबको अपने वश में कैसे करता हूँ। चांडाल अपने मन ही मन मंत्रों का जाप करने लगता है, लेकिन तभी तांत्रिक बाबा अपने मंत्रों की पड़ी हुई भभूति चांडाल और उसके सभी भूतों के ऊपर फेंक देता है। तुझे क्या लगा इतनी आसानी से मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा? अरे मेरे होते हुए तू इन गांव वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा मंत्र का उपचार करते हैं और भूत और चांडाल के चारों तरफ तांडव करने लगते हैं। जटाटवी गलत जला प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका डुमन 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 निनाद वर्धमन नुमर्यम चकार चंड कांडगम तनोत तू नवा शिवा शिवम। तांत्रिक के मंत्र के उपचार से सभी भूत और चुड़ैल और चांडाल आग की चपेट में जलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ चांद के ऊपर उनका भूतिया हैंडपंप भी अपने आप जलने लगता है। देखते ही देखते उन सभी का सर्वनाश हो जाता है। तभी गजोधर कहता है, लो भैया, ओम फो, धूल चटा दी हमारे तांत्रिक बाबा ने इन सभी भूत चुड़ैल और इनके चांडाल को। गांव के ऊपर से काला साया हट गया है, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा वहाँ से चले जाते हैं। मॉडर्न सास की देसी बहू। अरे मैं तो अपनी बहू एकदम मॉडर्न लेकर आऊंगी। उसके पहने हुए कपड़ों का स्टाइल और उसके चलने का स्टाइल बिल्कुल क्लासिक होगा। बहू तो मैं बिल्कुल अपने से भी ज्यादा मॉडर्न लेकर आऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, एक और मॉडर्न बहू इस घर में आ जाएगी। अरे तुम कम हो क्या जो अपनी जैसी लाना चाहती हो? क्या हमें सुखी से जीने नहीं दोगी? ओहो, मेरी जैसी मतलब
कहना क्या चाहते हैं आप? क्या मैंने आप लोगों की खुशी छीन रखी है? मैं तो कहती हूँ जैसे दिल करे वैसे अपनी जिंदगी को जियो, लेकिन आप लोग हो कि मानते ही नहीं हो। अरे तुम एक मॉडर्न वाली जिंदगी जी रही हो तो हमें क्या जरूरत है। ऐसा कहकर सर्वेश वहां से चला जाता है, जिसके बाद संजना अपनी सहेलियों से कहती है, अरे अरे, इनकी तो मजाक करने की आदत है, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। वैसे कविता, तेरी बेटी अमेरिका में जॉब करती है, तूने अपनी बेटी के लिए क्या सोचा है? अभी मैंने तो कुछ सोचा नहीं है, देखते हैं, अगर कविता को कोई लड़का पसंद होगा तो वो हमें खुद बता देगी। ये बात भी ठीक है। और नीलम, आरती, अगर तुम्हारी कोई नजर में मॉडर्न लड़की हो तो मुझे जरूर बताना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम्हारी बहू तुमसे भी ज्यादा मॉडर्न हो, तभी तो तुम दोनों की बन पाएगी। संजना अपनी सहेलियों से बात कर ही रही थी कि तभी अचानक से दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, जिसके बाद संजना घर का दरवाजा खोलने के लिए जाती है। जैसे ही वे दरवाजा खोलती है, उसके सामने उसका बेटा एक लड़की के साथ शादी के जोड़े में खड़ा होता है, जिसे देखते ही संजना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपने बेटे अनुराग से पूछती है, अरे बेटा, ये सब क्या? कौन है ये लड़की जिसे तू अपने साथ लेकर आया है? माँ, ये प्राची है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और हमने शादी कर ली। अब से ये मेरी पत्नी है और मेरे साथ इसी घर में रहेगी। ऐसा कहकर अनुराग अपनी पत्नी प्राची को घर के अंदर ले आता है। घर में संजना की सभी सहेलियां बैठी होती हैं, जिन्हें देखकर प्राची उनसे कहती है, आप सभी लोगों को हमारी तरफ से प्रणाम। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। प्राची को इस तरह बात करते हुए देख संजना की सभी दोस्त उसके ऊपर हंसने लगती हैं। तभी प्राची उनसे कहती है, अरे क्या हुआ? हम सब इतनी जोर जोर से क्यों हंस रही हो? क्या मन ने कोई बड़ा जोक मारा से? अरे नहीं नहीं, जोक तो यहाँ तुम्हारी सास का बना है। अभी तो बहुत बोल रही थी कि मैं अपने बेटे अनुराग के लिए एकदम मॉडर्न लड़की लेकर आऊंगी, लेकिन तुम तो पूरी गांव की गवार हो। संजना की सभी दोस्त मिलकर प्राची का अपमान करती हैं, लेकिन प्राची ये उनकी बात समझ नहीं पाती, जिसके बाद संजना गुस्से से अपनी सभी दोस्तों को घर से जाने के लिए कह देती है। उनके जाते ही वो अपने बेटे से कहती है, बेटा, ये सब क्या है? कौन है ये गवार लड़की? इसको तो बात करना भी नहीं आता। ये हमारे घर की बहू कैसे बन सकती है? अरे माँ, ये प्राची है, कन्हैयापुर के गांव में रहती है। हम दोनों ने एक साथ कॉलेज किया था, तब से ही हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं तो शादी अच्छे से करना चाहता था, लेकिन प्राची के माता पिता मान नहीं रहे थे, इसलिए मुझे उसे भगाकर शादी करनी पड़ गई। अरे बेटा, इसे तू जहाँ से लेकर आया है वहीं छोड़ा। ये लड़की तेरे लायक नहीं है। कितनी गवार है, इसे तो बात करना भी नहीं आता। पता नहीं कौन सी लैंग्वेज यूज कर रही है। नहीं माँ, मैं प्राची को नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी पत्नी है, आज से ये मेरे कमरे में ही रहेगी। अरे माँ जी, अब तो थमने जवाब मिल गया से, अब मैं कहीं ना जाती। चलो चलती हूँ मैं अपने पति के दोहरे कमरे में। चलो जी, मन ने अपना कमरा दिखा दो। अनुराग प्राची को अपने कमरे में ले जाता है और उसे अपना कमरा दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ एक गांव की लड़की से अपने बेटे की शादी देख संजना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो हर रोज अपना सारा गुस्सा प्राची के ऊपर निकालने लगती है। अरे अब मैं इसका क्या करूं? ये तो रोज मुझे इग्नोर कर देती है। इसको यहाँ से भगाने के लिए मुझे कुछ तो करना ही होगा। ऐसा सोचकर संजना अपने घर में एक बहुत बड़ी पार्टी रखती है। ये पार्टी वो अपनी सालगिरह बनाने के लिए रखती है, जिसमें वो अपने सभी अमीर और हाई फाई दोस्तों को इनवाइट करती है। पार्टी में सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी प्राची पैरों में मोटी मोटी पायल पहनकर और छम छम करती हुई आती है, जिसे देखकर सभी मेहमान जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे ये क्या, ऐसा लग रहा है जैसे गांव की कोई छम्मक छल्लो चलती हुई आ रही है। अरे अरे देखो तो सही, कितनी गवार है ये। इसको तो कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है। पार्टी में आने के बाद सभी के मुंह से ऊट पटांग बातें सुनकर प्राची को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद प्राची गुस्से से कहती है, अरे यो के बकवास करे जा रहे हो तुम लोग? अरे गांव के लोग के इंसान न होते का, जो थमने अपने क्लास की पढ़ी है। क्या जानते हो तुम फैशन के बारे में? अरे महारे तो पूछो, फैशन के होवे है? अरे फैशन वो होवे है जिसमें पूरा शरीर ढके होवे है। तुम्हारी तरह आधा नंगा घूमना किसको अच्छा लगेगा? अरे जिन लोगों को इंसान की इज्जत करनी ही नहीं आती, वो किस बात का क्लास दिखा रहे हैं? प्राची का ये बर्ताव देखकर वहां खड़े सभी मेहमान चुपचाप खड़े हो जाते हैं,
जिसके बाद संजना गुस्से से प्राची के मुंह पर एक थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेहमानों की इंसल्ट करने की? तुम अभी मुझे जानती नहीं हो। आई नो यू वेरी वेल सासू माँ जी। प्राची के मुंह से इंग्लिश सुनते ही संजना हैरान रह जाती है, जिसके बाद प्राची सबसे कहती है, आपको क्या लगता है कि मैं गंवार हूँ और गांव से आई हूँ? दरअसल मैं इसी शहर के कमिश्नर की बेटी हूँ। मेरा नाम प्राची वर्मा है और मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा अच्छा क्लास आप लोगों का होगा। लेकिन आज मुझे इतना जरूर पता चल गया है कि यहाँ लोग क्लास नेचर से नहीं, उसके पहने हुए कपड़े और उसके बात करने के तरीके से जज करते हैं। प्राची की ये बात वहां खड़े लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्राची का सच जानकर संजना को अपने ऊपर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके बाद वो प्राची के पास आकर कहती है, अरे बहू, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि तुम गांव की लड़की हो, तुम्हारी थोड़ी सी बेइज्जती करूंगी तो शायद तुम यहाँ से हमेशा के लिए भाग जाओगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम इसी शहर के कमिश्नर की बेटी हो। लेकिन आज मुझे एक सबक जरूर मिल गया है कि मॉडर्न अच्छे कपड़े या अच्छे दिखने से नहीं बल्कि दिल से होना चाहिए। तभी वहां अनुराग आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, ये सब प्राची का ही प्लान था। जब मैंने उसे बताया कि आप बहुत मॉडर्न हो और आपको एक मॉडर्न बहू चाहिए, तो प्राची ने मुझे समझाया कि मॉडर्न कपड़ों से नहीं दिल से होना जरूरी है, और इसलिए प्राची ने ये ड्रामा शुरू किया ताकि आप भी दिल से मॉडर्न बनो, ना कि कपड़ों से। संजना का सर शर्म से झुक जाता है और वो अपने बेटे और बहू दोनों से माफी मांगती है, जिसके बाद संजना प्राची के साथ अच्छे से व्यवहार करने लगती है और उस दिन से गांव के लोगों के बारे में उल्टा सीधा कहना भी बंद कर देती है, जिसके बाद सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। चांद पर चुड़ैल और भूत की ट्रेन सवारी। कांचापुरी स्टेशन पर एक ट्रेन रुकी थी, जिसमें भूत और चुड़ैल सभी को उस ट्रेन में कैद कर लेते हैं। अंदर के लोग बेहद डर जाते हैं। लाइट जलने बुझने लगती है। अरे सूरज बेटा, ये अचानक से ट्रेन में क्या हो रहा है? पता नहीं माँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। सुनिए जी, जरा मेरे लिए पानी लेकर आइए ना, बहुत प्यास लग रही है। हाँ, लाता हूँ। ये कहते ही सूरज जैसे ही दरवाजे से बाहर कदम रखता है, उसी वक्त उड़ते हुए अंदर गिर पड़ता है। तभी उसकी माँ और पाखी उससे कहते हैं, अरे सूरज जी, आपको क्या हुआ? हाँ बेटा, तू इतनी जोर से गिर कैसे पड़ा? माँ, पाखी, आप दोनों छुप जाइए, जाकर जल्दी से जल्दी जाइए जाइए जाइए। पर बेटा क्या हुआ? तू ऐसे क्यों बोल रहा है? हाँ माँ, सूरज जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ये सवाल जवाब का वक्त नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, जल्दी से आप दोनों यहाँ से जाइए। यहाँ पर भूत और चुड़ैल का कब्जा हो गया है। ठीक है, हम दोनों जाते हैं, चल बहू। ये कहते ही दोनों भूत और चुड़ैल उनके सामने आ जाते हैं और कहते हैं, तुम में से कोई भी इस ट्रेन से बाहर नहीं जा सकता। अब मैं ले जाऊंगा तुम्हें दूसरी दुनिया में, दूसरी दुनिया में। बिल्कुल, तुम्हारा अब इस दुनिया में कोई काम नहीं। तुराकर शुरू कर अपनी इस ट्रेन को। बिल्कुल, तो चलो आज ट्रेन मैं चलाऊंगा। कौन हो तुम? छोड़ो छोड़ो, हमें जाने दो। क्यों हमें कैद कर लिया है यहाँ पे? खोलो इस ट्रेन के दरवाजे को। हाँ खोलो, क्यों हमें बंद किया है? समझ नहीं आता क्या एक बार में? तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। देखो, हम लोगों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमें यहाँ से जाने दो वरना बहुत बुरा होगा। तुमने जो धमकी दी है ना, वो तुम्हें बहुत महंगी पड़ने वाली है। देखते जाओ बस। ये कहते ही चुड़ैल अपनी शक्ति से उन सभी को कैद कर लेती है। तभी राका भूत ट्रेन चलाता है और उसकी ट्रेन हवा में उड़ने लगती है। धीरे धीरे वो ट्रेन बादलों के ऊपर आती है और कुछ देर में वो ट्रेन चांद पर पहुंच जाती है, जहां ट्रेन के दरवाजे खिड़की सब खुल जाते हैं और लोग बाहर आकर कहते हैं, अरे भाई, ये हम सब कहाँ आ गए हैं? चांद जैसी स्पेसशिप, तारे, रॉकेट कैसे दिख रहे हैं? हाँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ तक मेरी साइंस का सवाल है, ये मुझे एक अंतरिक्ष सा लग रहा है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम इस वक्त कहाँ हो। कहाँ पर लाए हो तुम लोग हमें? क्या यही है तुम्हारी दूसरी दुनिया? हाँ, यही है हमारी दुनिया। तुम फिलहाल चांद पर हो। क्या हम चांद पर हैं? पर तुम हमें चांद पर लेकर क्यों आए हो? ताकि हम लोग चांद पर तुम्हें अंतरिक्ष की सैर करवा सके, वो भी ट्रेन में बैठकर। क्या सच में आप हम लोगों को यहाँ की चांद पर ट्रेन में बैठकर सैर करवाएंगे? इसका मतलब आप हमें मारोगे नहीं? नहीं,
हम तुम लोगों में से किसी को नहीं मारेंगे। तो अब चले अंतरिक्ष की सैर पर। हाँ हाँ चलो, किस बात की देरी है। सभी लोग उस पंख वाली ट्रेन में बैठकर साइड की खिड़की को खोल लेते हैं, जिसके बाद छुक छुक करती हुई ट्रेन हवा में उड़ते हुए उन्हें अंतरिक्ष की सैर करवाती है। तभी उन्हें गैलेक्सी दिखती है, स्पेसशिप, रॉकेट, उड़ने वाला जहाज दिखता है। फिर एक स्पेसशिप से जुड़ा हुआ एस्ट्रोनॉट आदमी होता है जो उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और लोग उन्हें देखकर कहते हैं, अरे देखो देखो, यहाँ से अंतरिक्ष कितना सुंदर लगता है, और धरती से ज्यादा तो चांद यहाँ से सुंदर लग रहा है, और इतना बड़ा भी। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा पाखी। यहाँ की दुनिया कितनी शांत और अच्छी है, और सबसे बड़ी बात, चांद पर तो पानी भी आ गया है। अब काश हम यहाँ रह पाते। अरे किसने कहा हम यहाँ रह नहीं सकते? नासा ने बहुत तरक्की कर ली है। जब यहाँ पानी मिल गया तो हम यहाँ रह भी सकते हैं। हाँ, अरे वो देखो तुम लोग, हमें तो यहाँ कोई ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं चाहिए, ना कोई स्पेसशिप सूट चाहिए। उस आदमी को देखो, हवा में कैसे बॉल की तरह उछल रहा है और स्पेसशिप से खुद को बांध रखा है। अरे माँ, यहाँ पर कुछ रिसर्च करने आए होंगे। उसकी शक्ल तो देखो, हमें देखकर पागल हो गया है। वो कितने सारे लोग ऐसे कैसे ट्रेन में घूम रहे हैं। हाँ बेटा, अब इन्हें क्या पता कि एक भूत और चुड़ैल हम पर मेहरबान होकर हमें अंतरिक्ष की सैर और चांद को दिखा रहे हैं। हाँ माँ। अब हम सब आप लोगों को दूसरे ग्रह पर ले जाएंगे और वहीं खिलाएंगे। अरे वाह भाई वाह, मजा आ गया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम हमें यहाँ की सैर करवाए। अरे ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, ये हमारी इच्छा थी कि हम दोनों आप सभी को चांद पर लेकर आए और सैर कराएं। बस हमारा तरीका गलत था, क्योंकि हम आपके सामने आते तो आप लोग विश्वास नहीं करते, जिससे बहुत बड़ा हंगामा हो सकता था। हाँ, आपकी बात में दम तो है, लेकिन अब बहुत भूख लग रही है। क्या इस चांद पर हमें कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ, बहुत भूख लग रही है। चुड़ैल जी, क्या कम नमक का खाना मिलेगा? वो क्या है ना, मैं बुढ़िया हो गई हूँ, अगर ज्यादा नमक खाया तो मेरी हड्डियाँ गल जाएंगी। निश्चित रहिए माताजी। तभी भूत और चुड़ैल दोबारा उन्हें ट्रेन में बिठाकर दूसरे ग्रह पर ले जा, जो चांद वाले से भी ज्यादा था। और जब वो ट्रेन से उतरते हैं तो देखते हैं कि सामने एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल था, जो कैंडल और बेशुमार स्वादिष्ट पकवानों से सजा हुआ था। तभी भूत और चुड़ैल कहते हैं, आइए आइए, यहाँ आपको अपने पसंद का हर तरह का खाना मिलेगा, खाइए इन्हें। बिल्कुल, आज का डिनर हमारी ओर से है। चलो भाई, सब खाने पर टूट पड़ो। हाँ, क्या मजेदार खाना है। सभी लजीज खाना खाकर चांद पर सो जाते हैं। एक हफ्ता बीत जाता है। रोज रोज चुड़ैल और भूत उनका ख्याल रखते हैं, उन्हें अंतरिक्ष में ट्रेन में बिठाकर वहां की सैर कराते हैं और अच्छा अच्छा खाना खाने को देते हैं, जिनसे ये सभी इंसानी लोग खुश थे। एक दिन सूरज भूत से कहता है, भूत भाई साहब, आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। मैं एक हफ्ते से सोच रहा था, आप इतना सब हमारे लिए कर रहे हैं, आखिर आप इतना सब क्यों कर रहे हैं? क्यों हमें ट्रेन की सैर कराई? हाँ हाँ, बता दो, हम सब बहुत सोच रहे हैं इस बारे में। इसका जवाब मैं देती हूँ। दरअसल 1 साल पहले हम दोनों नासा की कंपनी से जुड़े थे। हमने 6 महीने की रिसर्च से धरती से चांद पर जाने का रास्ता निकाल लिया। विक्रम बॉस, मैं आप सभी लोगों को खुशखबरी देना चाहता हूँ। हम दोनों पति पत्नी की अंतरिक्ष की रिसर्च से हमने पता लगा लिया है कि आम लोगों को धरती से चांद तक कैसे ले जाएं और उन्हें कैसे सैर कराई जाए। क्या सच में? तुम लोगों ने इस चीज का तोड़ निकाल लिया। अब तो जमकर कमाई होने वाली है। हाँ सर, हम दोनों ने जी जान जो लगा दी है। मैंने इसमें ट्रेन की भी सर्च की है। हम ट्रेन में बड़ा रॉकेट लगाकर ट्रेन को अंतरिक्ष में ले जा सकते हैं, जिससे काफी सारे लोगों को हम वहां की सैर करा सकते हैं, चांद दिखा सकते हैं और नॉलेज बढ़ा सकते हैं। ये आम इंसानों के लिए एक सुनहरा मौका है, जिससे अब वो चांद को भी पास से देख पाएंगे। अरे वाह, सभी लोग इनके लिए ताली बजाइए। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अब तो तुम्हारी प्रमोशन हो जाएगी, लेकिन मैं तुम्हारी ये प्रमोशन नहीं होने दूंगा। इसका क्रेडिट खुद लूंगा। सर, आपने कैसी बात कर रहे हैं? मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तुम दोनों मरने वाले हो। और यहाँ बैठे जितने भी नासा मेंबर हैं, ये चीज इन्हीं के साथ दफन होकर चली जानी चाहिए। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सर, आप गलत कर रहे हैं। ये हमारा सपना था कि हम लोगों को चांद पर ले जाएं। लोगों को छोड़ो, अब तुम लोग इस चांद पर पहुंच जाओ। बाय बाय, टाटा, खत्म।
ये कहते ही विक्रम जो उनका बॉस था उन दोनों को जान से मार देता है और उनकी बॉडी को रॉकेट से चांद पर छोड़ देता है। बस इसलिए हमारी आत्मा इस चांद पर भटक रही है और हम दोनों अपने सपने को पूरा करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर ट्रेन से ले आए। आप दोनों के साथ विक्रम ने बहुत बुरा किया, उसको तो मार देना चाहिए था। आप लोग चिंता मत करिए, हमने उन्हें मार दिया है, अपना बदला ले लिया है, इसलिए आप सबको यहाँ ले आए। बेटा बुरा मत मानना, तो एक बात कहूँ, ये हमारी असली दुनिया नहीं है। हमारा परिवार हमारा धरती पर इंतजार कर रहा है। अच्छा होगा कि तुम हम सबको वहीं छोड़ दो और तुम दोनों की मुक्ति के लिए हम एक पूजा कराएंगे जिससे तुम्हारी आत्मा नहीं भटकेगी। आप लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। ये कहते ही भूत और चुड़ैल उन लोगों को ट्रेन में बिठाकर उनकी असली दुनिया में धरती पर छोड़ आते हैं, जिसके बाद वो लोग उनकी शांति पूजा कर उन्हें मोक्ष प्राप्त करवाते हैं।